देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनावों में मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं ने भव्य विजय उत्सव मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मिठाइयां बांटकर और एक दूसरे को बधाई देकर खुशी जाहिर की। मुख्यमंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने झालमुरी खाकर अनोखा जश्न मनाया। वहीं कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला और पूरे ही परिसर में जश्न का माहौल रहा। हमने आसाम में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बंगाल में देश की आजादी के बाद ऐसा क्षण आया है कि पूरा भगवा हो गया, यानी कि हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पूरा भगवा ही भगवा हो गया है। पांडिचेरी में भी एनडीए की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में भी भाजपा ने एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आज के इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में हम लगातार अनेक विजय प्राप्त करते जा रहे हैं। आपने देखा, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो या हमारे पंचायतों के चुनाव हो, हर चुनाव में हमारी पार्टी ने अपना परचम लहराने का काम देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद उत्तराखंड के ग्राम राधा कांतापुर में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान भाजपा समर्थकों में जमकर उत्साह देखने को मिला, तो वहीं कार्यक्रम में अमित नारंग ने जीत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजनीतिक टिप्पणी भी की। सर्वप्रथम तो मैं जो खेला वो खेला हो गया। नरेंद्र मोदी जी का खेला पूरे देश में चल रहा है और इस बार पश्चिम बंगाल में भी नरेंद्र मोदी जी का खेला हो गया। जो उन्होंने मूढ़ी खाई थी और झाल ममता बनर्जी को लगी, उसकी पार्टी को लग गई झाल। नरेंद्र मोदी जी ने मूढ़ी के साथ कर दिया कमाल। नरेंद्र मोदी जी को बधाई हो कि जिन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के नेतृत्व में, जो मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ है, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। 196 सीटों पर अभी आगे चल रही है और मुझे लगता है कि ये 200 क्रॉस करेगी। मैं वहां के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को, जो पश्चिम बंगाल की माताएं, बहनें, जो युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथीगण, व्यापारी, सब लोगों ने एक इतिहास रच दिया है कि जिन्होंने इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया। जीवन के अंदर पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, देश के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं को, जो भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल का बटन दबाते हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बधाई। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट के मनोविज्ञान विभाग में कार्यरत गीता भट्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में आयोजित अपनी पीएचडी मौखिक परीक्षा वाइवा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उनका शोध विषय रोल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल स्टेटस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अमंग स्कूल टीचर रहा, जिसमें उन्होंने शिक्षकों के मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का गहनता से अध्ययन प्रस्तुत किया। ये शोध प्रोफेसर डॉक्टर मधुलता नयाल के निर्देशन में संपन्न हुआ। वाइवा में कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद मौजूद रहे। उनकी इस उपलब्धि पर महाविद्यालय परिवार और शिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मसूरी की। मसूरी में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर जोरदार जश्न मनाया गया। भाजपा मसूरी मंडल की ओर से माल रोड पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ रैली निकाली और मिष्ठान वितरित कर खुशी जाहिर की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश मंत्री नेहा जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष
मीरा सकलानी ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी है। तो वहीं नेताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और जनता के विश्वास की जीत बताया है। गणेश जोशी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव का संदेश दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में विकास का रास्ता चुना है। तो वहीं अन्य नेताओं ने भी इसे विकास की राजनीति और संगठन की मजबूती का परिणाम बताया। चुनाव से पहले सरकार के आरोप भाजपा पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि बंगाल के अंदर लोकतंत्र समाप्त हो गया था। तृणमूल का गुंडा राज वहां पर चल रहा था, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। लेकिन ज्यादा चुनाव आयोग की शक्ति के बाद वहां का मतदाता, वहां का विशेषकर हिंदू वोटर जो डरा हुआ था, जो वोट नहीं डालता था, वोट डालने निकला और एक थम्मिंग मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर मिली। जो लोग कहते थे कि मोदी जी का मैजिक समाप्त हो गया है, उन्होंने देख लिया कि मोदी जी का मैजिक बरकरार है। हमारे राजनीति के चाणक्य अमित शाह और नए अध्यक्ष नितिन नवीन की जोड़ी ने जो कमाल करके दिखाया, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर चुनाव लड़ी और एक थम्मिंग मेजोरिटी हमें वहां पर मिली है। इसके लिए मैं बंगाल की जनता का आभार करता हूं। तो वास्तव में आज लोकतंत्र की वजह वहां पर भी है। आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि विकास के मुद्दे पर कितनी भी मुश्किल लड़ाई हो, आप चुनाव जीत सकते हैं। बंगाल में एक बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से वहां पर चुनाव में बल का प्रयोग करके जो सत्ताधारी पार्टी थी टीएमसी, वो किस तरीके से पुलिस का, प्रशासन का प्रयोग करके लगातार लोगों को ईवीएम से दूर रखकर, पोलिंग बूथ से दूर रखकर, उनको डराकर धमकाकर जिस प्रकार से चुनाव जीतने का एक क्रम उनका चल रहा था, आज जब वहां पर इलेक्शन कमीशन ने, सेंट्रल फोर्सेस ने जिस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने का वादा किया था, उन्होंने बंगाल की जनता को ये वादा किया था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, बिना डरे आप वोट करेंगे। और जब बिना डरे उन्होंने वोट किया तो उनके वोट की चोट आज ममता बनर्जी को फील भी हो रही है और पूरे देश में एक संदेश ये गया है कि अब बंगाल भी जो विकास उसके आसपास के प्रदेशों का हो रहा है और जिसको देख के बंगाल के लोग हमेशा त्रस्त रहते थे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ना कोई इंडस्ट्री आ रही है, ना कोई विकास हो रहा है और हम गलत चीजों के लिए हमेशा न्यूज में रहते हैं। तो अब बंगाल में भी विकास की जो वो गति पूरे देश में चल रही है वो वहां भी मिलेगी। तो एक बड़ा दिन आज बंगाल के लोगों के लिए। लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो लड़ाई वहां पे लड़ी, और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पश्चिम बंगाल की जनता का कि उन्होंने उस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जिस मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ा और आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल ही नहीं, चाहे वो असम है और भी जो राज्य है, भाजपा की जो प्रचंड जीत वहां पे हुई है, ये इस बात का संकेत है कि आज भी भारत के नागरिकों का, भारत के लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे जो विश्वास है, जो अटूट विश्वास बना है, वो ये अटूट विश्वास हमेशा आगे भी बरकरार रहे। सलाखुई पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत दहेज हत्या के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी आरिफ अली पर अपनी पत्नी शाहीन बानो की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। मामला वर्ष 2025 में विवाह के बाद दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों को गुमराह करने के लिए बीमारी से मौत की झूठी कहानी बनाई थी। वादीलाल मोहम्मद की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को सलाखुई बाजार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। अब बात करेंगे मसूरी की, जहां माल रोड पर देर रात पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से आए पर्यटक दंपति प्रतिबंधित समय में माल रोड में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे और बैरियर पर वाहन खड़ा कर दिया गया, जिससे कि पीछे वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्थानीय लोगों और बैरियर कर्मचारियों द्वारा वाहन हटाने को कहा गया, लेकिन आरोप है कि पर्यटकों ने अभद्रता करते हुए जूते चप्पल से हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में
लात घूंसे चलने लगे। मौके पर हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाया भी गया और दोनों ही पक्षों ने कोतवाली मसूरी में तहरीर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चंपावत में आस्था और संस्कृति का प्रतीक गोलजीव महोत्सव 2026 भव्यता के साथ शुरू हो गया। महोत्सव का शुभारंभ गौरव चौड़ मैदान में भी गोलजीव महाराज मंदिर तक निकाली गई पारंपरिक कलश यात्रा से हुआ, जिसमें कि महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा और कुमाऊं के प्रसिद्ध चूलिया नृत्य ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भी पूजा अर्चना कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ग्रामीण युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई राह खोल रही है। पौड़ी गढ़वाल के केवर्स गांव निवासी युवा राहुल गुसाई ने इस योजना के तहत ऋण प्राप्त कर डेयरी व्यवसाय की शुरुआत की है, जो कि आज एक सफल उद्यम के रूप में पहचान बना चुका है। सीमित संसाधनों के बावजूद राहुल ने सरकारी योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को साकार किया और गांव में रोजगार का प्रेरक मॉडल भी प्रस्तुत किया। उनके प्रयास से न केवल आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार अपनाने की प्रेरणा मिली है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य के युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने का मजबूत मंच दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति पीसी जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट साझा कर इस दुखद समाचार पर अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने शोक संतृप्त परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि वे परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। वे पीसी जोशी के निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। यात्रा के 16वें दिन तक 6,60,000 से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। सबसे अधिक 3,10,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ में 1,60,000 से अधिक, यमुनोत्री में 1 लाख से ज्यादा और गंगोत्री में 99,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 27.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, जिनमें केदारनाथ के लिए सबसे ज़्यादा पंजीकरण दर्ज हुए हैं। हेमकुंड साहिब के लिए भी हजारों श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आगामी 2 दिनों में 1.31 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। देहरादून में एसएसपी के निर्देशों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें जिले के अंतर जनपदीय और अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर भी सघन जांच कर रही हैं। इस अभियान का उद्देश्य संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाना, अपराधियों की आवाजाही पर नजर रखना और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना है। पुलिस टीमों द्वारा वाहनों की गहन जांच की जा रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। इस अभियान से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई है। पुलिस की सतर्कता को लेकर आमजन में भरोसा बढ़ा है। और अब बात करेंगे विकासनगर की, जहां धर्मवाला क्षेत्र में देर रात जंगल से निकलकर एक विशालकाय हाथी आबादी वाले इलाके में घुस आया और घंटों तक जमकर उत्पात मचाया।
टिमली वन रेंज कार्यालय से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना ने वन विभाग की मुस्तैदी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हाथी लंबे समय तक इलाके में घूमता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हाथी ने घरों के आसपास तोड़फोड़ कर दहशत फैला दी, जिससे कि लोग पूरी रात सहमे रहे, दहशत में रहे। इस दौरान एक व्यक्ति ने साहस दिखाकर घटना को कैमरे में कैद कर लिया, लेकिन हाथी के अचानक नजदीक आने पर उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। काफी देर तक उत्पात मचाने के बाद हाथी वापस जंगल की ओर लौट गया, लेकिन अपने पीछे डर, दहशत और वन विभाग की लापरवाही के कई सवाल छोड़ गया। देहरादून में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे अपने नाम से वायरल हो रहे पत्र को पूरी तरह फर्जी बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि ये पत्र झूठा है और इसके पीछे विपक्ष की साजिश हो सकती है। वायरल पत्र में उत्पीड़न और अनदेखी के जमकर आरोप भी लगाए गए थे, जिनका विपक्षी दलों ने हवाला देते हुए भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा था। अरविंद पांडे ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पार्टी में उन्हें पूरा सम्मान मिल रहा है और वे संगठन के साथ लगातार मजबूती से खड़े हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की है और पार्टी के निर्णय का पालन जरूर करेंगे। कुछ दिन पहले इस प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री गणेश गोदियाल जी, उन्होंने प्रेस के माध्यम से कोई पत्र जारी किया होगा। मैं उस विषय में आप लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उस पत्र से हमारा कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। और ऐसा काम जब चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग करते हैं।